हेलो एवरीवन, मैं अशोक फोगाट और आज की क्लास में हम बात करेंगे बिजनेस स्टडी के अंदर जो नॉर्मली बच्चे गलतियां करते हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। जब आपका एग्जाम हो बिजनेस स्टडी का, सभी बच्चे जानते हैं इस बार एग्जाम जो है वो 40 मार्क्स का होने वाला है टर्म 2 के लिए, जिसके अंदर 12 क्वेश्चन आएंगे। 4 क्वेश्चन 2 नंबर के, 4 3 मार्क्स और 4 5 मार्क्स। तो इस तरह से आपका पेपर हो जाएगा 8, 12 और 20। ये हमारा 40 मार्क्स का एग्जाम होगा। तो इस एग्जाम के अंदर बहुत सारे बच्चों की दिक्कतें रहती हैं कि हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आ पाते। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट से कुछ बच्चे बोर भी हो जाते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप इस एग्जाम के अंदर 100% मार्क्स ला सकते हो, यानी 40 आउट ऑफ 40। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, आपसे डायरेक्टली पूछा जाए कि व्हाट डू मीन बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एक्सप्लेन ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको टू द पॉइंट क्या करने हैं, आंसर देने। इसमें कोई भी इररिलेवेंट बातें नहीं लिखनी है, कहानी नहीं बनानी है। और इसके अंदर दूसरी बात, आपकी जो वर्ड लिमिट है वो बिल्कुल ध्यान में रखनी है। सभी बच्चे जानते हैं 2 मार्क्स के लिए आपकी वर्ड लिमिट है 30 to 50, 3 के लिए 50 to 80 और 5 के लिए 80 to 120। अगर वर्ड लिमिट्स का कुछ भी नहीं समझ में आता है तो नॉर्मली आप किसी भी चीज़ का 20% कर लो। जैसे मान लो 2 नंबर क्वेश्चन है, उसका 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 वर्ड लिमिट हमारा है, ये एवरेज निकल आएगा। 3 के लिए फिर 20 करेंगे तो हमारा 60 एवरेज निकल आएगा। ऐसे 5 के अंदर 20 करेंगे तो हमारा 100 निकल आएगा। यानी इतने वर्ड्स आपके इन क्वेश्चनों के आंसर में होने चाहिए। इससे कम लिखते हैं तो हो सकता है आपके मार्क्स कट जाएं, और ये आपको बिल्कुल टू द पॉइंट लिखना है। दूसरी बात की बात करते हैं, डिफरेंस वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो हमेशा मैं कहता हूँ अपनी वीडियो के अंदर टी फॉर्म में लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपसे पूछा जाए कि डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, इसको अब टी फॉर्म में बनाना है। अगर आपसे स्पेसिफिक पॉइंट पूछेंगे तो आपको वैसे ही लिखनी है। अदरवाइज आप अपने हिसाब से यहाँ पे आप मीनिंग के अंदर लिख सकते हो। पहला पॉइंट इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या मीनिंग है। सेकंड के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स, थर्ड के अंदर एडवांटेज, कोई भी ऐसा भी जिस हिसाब से आपका 3 मार्क्स का 5 मार्क्स का उतने पॉइंट्स आपको मिनिमम इसमें बनाने जरूरी हैं। और हर एक पॉइंट कंप्लीट के बाद अपनी आप लाइन खींचेंगे, फिर दूसरे की दूसरी और तीसरे की तीसरी। इस तरह से आपको डिफरेंस वाले क्वेश्चन करने हैं। लेकिन कई बच्चों की समस्या रहती है, कई बार इसके डिफरेंस हमें याद नहीं आ पाते। बच्चे क्या करते हैं, इसमें ये होता है, इसमें ये नहीं होता, ये है, ये। ऐसे आपको फट्टे नहीं मारने हैं। 12th क्लास टर्म 2 के लिए इस बार लिखना आपको बहुत अच्छा आना चाहिए, तभी आपके जाके मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ये MCQ बेस्ड नहीं है। और पिछले 2 साल से बहुत सारे बच्चों ने लिखने में प्रैक्टिस की कमी है, उसको यहाँ पे दूर करने के लिए मैं आपको कुछ स्टेप्स भी बताऊंगा, जिससे आपकी वो कमी जो है वो दूर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, हेडिंग, सब हेडिंग्स। बिजनेस स्टडी के पेपर के अंदर हेडिंग्स और सब हेडिंग्स का मेन रोल होता है। आपके जो हेडिंग्स है वो इतने अप्रोप्रिएट होने चाहिए, इतने अच्छे होने चाहिए, जिससे कि अगर मान लो आपका अंदर वाला मसाला आपको लिखना नहीं आता है तो आपके आधे मार्क्स तो कम से कम हेडिंग से आ ही जाएं। और सब हेडिंग है वो भी आपकी ठीक ठाक होनी चाहिए। किसी क्वेश्चन में सब हेडिंग की आवश्यकता पड़ेगी, हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको सब हेडिंग, मेन हेडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक समस्या आती है, मान लो आपने हेडिंग तो लिख दिया, सर इसके अंदर क्या लिखे हमें पता नहीं होता। बच्चे उसी हेडिंग को रिपीट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब इसी चीज़ को क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट को बार बार उसी चीज़ को रिपीट करते जा रहे हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर मान लो आपको क्वेश्चन लिखने में बिल्कुल दिक्कत है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो आप पॉइंट्स बना के सिंपली लिखे दो, कोई दिक्कत नहीं। पहले पॉइंट में, फिर लाइन छोड़ के दूसरा पॉइंट, फिर लाइन छोड़ के तीसरा पॉइंट। इस तरह से आप कर सकते हैं। और उसके बाद सब हेडिंग के अंदर आप नॉर्मली उससे आगे वाली जो चीज़ है वो आपको करनी है, जैसा क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है बिजनेस स्टडी के अंदर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि हमें सर चार्ट या ग्राफ का यूज करना है या डायग्राम वगैरह बनाना है। जी हाँ, अगर पॉसिबल हो तो बिजनेस स्टडी के एग्जाम के अंदर डायग्राम जरूर बनाएं, खास करके जब प्रोसेस का क्वेश्चन आता है। मान लो उन्होंने प्रोसेस पूछा है, प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, तो आप पेपर के अंदर ऐसे प्रोसेस कंट्रोलिंग लिख देंगे। उसके बाद पहला प्रोसेस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जितने भी प्रोसेस हैं किसी क्वेश्चन के अंदर आप उस हिसाब से आप, ये एक छोटा सा है, मुझे मुश्किल से 1 मिनट लगे इसके अंदर, और इस डायग्राम चार्ट को अगर आप बनाते हैं तो आपके 100% मार्क्स, फुल मार्क्स मिलेंगे उस क्वेश्चन के अंदर। अगर आपसे नॉर्मली ऐसे कोई पूछेंगे नहीं बिजनेस स्टडी के अंदर, लेकिन आपको ये यूज करना है कि क्वेश्चन के अंदर, किस क्वेश्चन के अंदर हम चार्ट या ग्राफ का यूज कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, सर क्या पेंसिल से बनाएं? ये आपकी मर्जी है, पेंसिल या पेन, जिससे आपको अच्छा लगे बना सकते हो, लेकिन आपकी किसी भी हालत में ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि लिख दिया फिर काट दिया फिर कर दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। आपका पेपर बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, एकदम साफ सुथरा। ओवर राइटिंग के चक्कर में रहोगे तो दिक्कत रहेगी, मार्क्स कमाएंगे। तो उससे अच्छा कि आप पेंसिल से बना लो, और ज़्यादा इसमें चांस डायरेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है। आपकी लाइन ठीक ठाक होनी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर आपका क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन पूछा उन्होंने, यानी कि 5 मार्क्स का, और डायरेक्ट क्वेश्चन भी है, आपको क्या करना है, उसके अंदर इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन का पार्ट जरूर लिखना है।
जो क्वेश्चन में पूछा वो तो करना ही करना है, लेकिन आपको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन का पार्ट जरूर करना है। नीचे 2 लाइन के अंदर आप कंक्लूजन में कंप्लीट करें क्वेश्चन को, और इंट्रोडक्शन जहां पॉसिबल हो। जैसे आपसे डायरेक्ट ये पूछ लिया कि व्हाट डू मीन बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका पार्ट है, इसके अंदर आप आराम से मीनिंग लिख सकते हो। अगर मीनिंग याद नहीं है तो आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, और फिर आप लिख सकते हैं फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फिर कंक्लूजन के अंदर आप लिखेंगे कि अबव आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव ए स्पेसिफाइड गोल। बस दैट्स इट, इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है। नेक्स्ट क्या करना है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन। अब इनडायरेक्ट क्वेश्चन में बच्चों के साथ दिक्कत रहती है, कुछ बच्चे तो इसको सही लिखते हैं लेकिन कुछ को समझ में नहीं आता, और वो न चाहते हुए उस क्वेश्चन में गलती कराते हैं। ये मैं आपको तरीका बताता हूं इनडायरेक्ट क्वेश्चन का। बच्चों, इनडायरेक्ट जो क्वेश्चन होता है उसके अंदर कई पार्ट होते हैं। इनडायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर जैसे ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन आ गया। अब आपसे पूछा, मान लो फॉर एग्जांपल, इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज बेनिफिशियल फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन। अब ये आपसे क्वेश्चन मार्क में क्वेश्चन पूछा है, तो इसका आंसर लिखेंगे यस आई एम एग्री फ्रॉम दिस स्टेटमेंट बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन। और इसमें एक लाइन और भी जोड़ सकते हो, यस इट इज ट्रू वन एंड आई एम एग्री फ्रॉम दिस स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रीजंस। फिर फॉलोइंग रीजंस के अंदर आपको उसके इंपॉर्टेंस लिखने हैं, कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है, जो आपसे पूछा या उसके हमारे लिए जरूरी क्यों है, या क्या नीड्स है उसकी। तो ये जो क्वेश्चन है इसकी स्टार्टिंग आपकी बच्चों ऐसी होनी चाहिए, इससे आपके मार्क्स लिखने मार्क्स ज्यादा मिलते हैं। अब क्या होता है इनडायरेक्ट क्वेश्चन, इसके अलावा कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे हैं जो न तो केस स्टडी है और न वो डायरेक्ट क्वेश्चन है, यानी कि उसमें कुछ पार्ट केस स्टडी का है और कुछ पार्ट डायरेक्ट क्वेश्चन का है, या कुछ किसी तीसरी तरीके से क्वेश्चन पूछा है, कई बार डिफरेंस भी पूछ लेते हैं। तो उन क्वेश्चनों का आंसर भी आपको वैसा ही देना है जैसे जैसे पूछा है। कई बार कोई क्वेश्चन आ जाता है 3 to 5 मार्क्स में 1 + 3 कर दिया। अब 1 मार्क्स पार्ट में क्या करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, और 3 मार्क्स वाले में 2 मार्क्स के वाले में क्या कर दिया, आपसे स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लिया। इसमें आपको स्टेटमेंट का ही आंसर देना है, अदरवाइज आपके मार्क्स एक यहाँ मिल जाएगा, एक इसके अंदर। अगर मान लो ऐसे क्वेश्चनों के अंदर आपको दिक्कत रहती है लिखने के अंदर, तो आप बच्चों पॉइंट लिखे आओ इस पार्ट के अंदर, ताकि आपको हाफ मार्क्स इसमें मिल जाए और हाफ इसमें मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब एक हमारा सर बवाल आ गया, केस स्टडी वाले जो क्वेश्चन है वो तो सोल्व होते ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, बिलीव मी, अगर आपने अच्छी तैयारी की है तो केस स्टडी वाले क्वेश्चनों में बहुत ज़्यादा मार्क्स आने की संभावना रहती है, और उसके आंसर आपको याद रट्टा लगाने की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली याद आ जाते हैं। आप सभी चैप्टर की समरी करते हैं, मेन पॉइंट्स करते हैं, तो केस स्टडी के अंदर आपको आइडेंटिफाई करने में दिक्कत नहीं आती, क्योंकि इसके अंदर आपको सिर्फ ये बताना कि ये केस स्टडी किस रिलेवेंट है, और उसके बाद उसके इंपॉर्टेंस, बेनिफिट या जो भी आउटलाइन पूछे आपको वैसे करना है। केस स्टडी के अंदर जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर मान लो आपके हाईलाइट पूछा है कि आपको हाईलाइट करनी है लाइन की लाइन कहां से, मतलब कोटा लिखना है, उसमें कोट लिखने हैं, तो आपको अंडरलाइन करना है और उस वर्ड को केस स्टडी से उठा के आपकी आंसर में भी वो लिखना है एज इट इज, और फिर आपको केस स्टडी के बारे में बताना है। ये केस स्टडी वाले के क्वेश्चन में बिल्कुल ध्यान रखना है। कुछ कॉमन बातें जो सभी बच्चों को पता है, बिजनेस स्टडी के पेपर में कोशिश करें कि आपकी जो आंसर शीट है वो साफ सुथरी हो, कोई ओवर राइटिंग ना हो। अगर ओवर राइटिंग की जरूरत पड़ गई या काटापीटी कुछ गलती हो गई तो उसको ऐसे मत काटो। आप नॉर्मली क्या करना है, अब ये मान लो काटना, आपको काट दिया, फिर आप अगली लाइन में लिख सकते हो। हर एक क्वेश्चन के बाद कोशिश करें 2 लाइन छोड़ें। जब भी कोई बड़ा क्वेश्चन स्टार्ट करें बिल्कुल फ्रेश पेज से करें। अगर आपको पूरा पेपर आता है, मतलब 1-2 क्वेश्चन तो जरूर नहीं कि सारे आपको एज इट इज आते हैं, तो क्वेश्चन जो है वो सीक्वेंस वाइज अटेम्प्ट करें। पहले से कर सकते हो या आप लास्ट से कर सकते हो, सीक्वेंस वाइज करें। अगर वो पॉसिबल होता है तो जितने पार्ट आते हैं बिजनेस के अंदर, उस पार्ट को इकट्ठा वहीं उस जगह करेंगे। नॉर्मली 12 क्वेश्चन आते हैं, वैसे कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसकी जगह छोड़ दो और उसके अंदर कुछ लिखकर छोड़ दो, तो बिजनेस स्टडी के अंदर आपको ये दिक्कत नहीं आएगी, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे 100%। ये वीडियो जो है वो 11th एज वेल एज 12th क्लास के बच्चों दोनों के लिए ही रेलिवेंट है, ज़्यादातर 12th के लिए, लेकिन 11th के अंदर भी आपकी कुछ केस स्टडी आते हैं। वो स्कूल लेवल पे ज़्यादा पूछते नहीं, लेकिन 12th का सीबीएसई सैंपल पेपर के हिसाब से आपसे ज़्यादा जरूर पूछेंगे वो, जैसे सीबीएसई सैंपल पेपर दे रखा है। इस बार के सीबीएसई सैंपल पेपर से बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि वहाँ पे कम से कम एटलीस्ट 50% केस स्टडी जरूर पूछेंगे आपसे। यानी ये संभावना रहेगी कि 20 नंबर केस स्टडी आने की पूरे चांस है, यानी आधे क्वेश्चन केस स्टडी से रिलेटिव जरूर होंगे। अब बच्चों, आपने पिछले 2 साल से लिखने में जो कमी आपकी रही है उसको आपको पूरा करने के लिए थोड़ी सी प्रयास ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। टाइम की यहाँ पे कोई कमी नहीं है, 2 घंटे आपको बिल्कुल मोर देन सफिशिएंट टाइम मिलता है। और जो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा उसके अंदर केस स्टडी पढ़ो, पेंसिल से टिक करो कि कहाँ पे क्या करना है, अंडरलाइन करो पेंसिल से कि ये किस केस स्टडी किस चैप्टर से रिलेवेंट है, इसका आंसर कैसे आएगा। इससे एक तो ये फायदा हो जाएगा कि आपका टाइम का जो है वो यूटिलाइजेशन अच्छा हो जाएगा। दूसरा, आपको जो मार्किंग स्कीम है कि भाई किस चैप्टर से कितने मार्क्स क्वेश्चन आने हैं,
तो उससे आपको दूसरे वाले चैप्टर से अंदाजा होगा। कई बार केस स्टडी ऐसी आती है 2-3 चैप्टरों की मिक्स पूछ लेते हैं और बच्चा ये कंफ्यूज हो जाता है कि किस चैप्टर से रेलिवेंट है। तो आपको उस केस स्टडी पढ़ने से जब डायरेक्ट क्वेश्चन बाद में पढ़ोगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन का आप आंसर उसी टाइम लिख दोगे, तो इससे आपको आइडिया आ जाएगा कि ये केस स्टडी इस चैप्टर से है, डायरेक्ट क्वेश्चन उस चैप्टर से है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। बाकी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसके अंदर आपको जो मैंने बताया तो वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है, कॉपी साफ सुथरी होनी चाहिए और कोई भी अननेसेसरी बेमतलब की कहानियां नहीं लिखेंगे। मान लो किसी बच्चे का पेपर छूट रहा है, उसको लगता है कि कम टाइम रहेगा, मुझे पूरा करना है, तो बिजनेस स्टडी के अंदर एक फॉर्मूला है, जितने सब हेडिंग मेन हेडिंग वाले क्वेश्चन हैं या और भी कोई क्वेश्चन है उसके अंदर सिर्फ पॉइंट्स लिख के आ जाओ। जैसे एक पॉइंट लिखा, जगह लाइन छोड़ दी, फिर दूसरा पॉइंट लिखा, ऐसे पॉइंट्स के बेटा आधे नंबर होते हैं, यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन के अंदर मान लो 5 पॉइंट उसने पूछे हैं, तो 5 अगर आपने मेन हेडिंग अच्छे लिखे हैं और उसके अंदर आपने नहीं लिखा है, टाइम कम है आपके पास, तो 2.5 नंबर आपके मिल जाएंगे। छोड़ना आपको बिल्कुल भी नहीं है। उम्मीद करता हूं जो वीडियो है ये आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।